नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के खुरात की हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें सिर्फ अखबार की सिर्फ सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको 2 मिनट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। लेकिन आज इससे बात करने के लिए हमारे पास कई सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला दिया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, उस पर जो एमआईएम के प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं पर बात करें जो इंडिया गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ते हुए दिख रही है। और वहीं अगर हम बाकी न्यूज़ की बात करें कि एक देश एक चुनाव की बात होगी आज मंत्रिमंडल में, और वहीं पर बात करें कि आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी वो बोलेंगे और उनकी बहन प्रियंका गांधी आज पहली बार संसद में वार्तालाप करेंगी और विपक्ष के मुद्दे उठाएंगे। तो इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त जो देश में हालात चल रहे हैं, मंदिर और मस्जिद को लेकर जो हालात चल रहे हैं, लोग इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही तंग आ चुके हैं, क्योंकि लोग सिर्फ इन सारी चीज़ों से खुश होने वाले नहीं हैं। जनता सिर्फ ये सारी चीज़ें नहीं चाहती है, वो चाहती है कि देश में अमन और शांति हो, रोज़गार हो, व्यवस्था हो और शिक्षा हो, इन सारी चीज़ों पर बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेता है वो इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही आवाज़ उठाते हैं और कहीं ना कहीं माहौल इन सारी चीज़ों से बिगड़ता है। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कल जो फैसला दिया है, जैसा कि हमने देखा है कि काफ़ी दिनों से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बातें चल रही हैं। कहीं ना कहीं हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकालने की बात कही जा रही है। लोग दावा कर देते हैं, याचिका डाल देते हैं और वहाँ पर जो लोकल अदालत होती है वो इन सारी चीज़ों पर फैसला करती है और उन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए, सर्वे करने के लिए आदेश दे देती है। इसी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। उन्होंने कहा है कि इन सारी चीज़ों में जो लोकल अदालतें हैं उन सारी चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इन सारी चीज़ों को रोक देना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हिंसा प्रभावित होती है। और इसी को लेकर जो एमआईएम के प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? और देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट का जब ये आया है फैसला, उससे पहले काफ़ी सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आई थी इसको लेकर के कि इस पर क्या फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसके तहत कुछ चीज़ें नहीं की जा रही थी अभी। तो कल जिस हिसाब से कोर्ट ने बोला है कि अभी कोई भी इस पे नया केस नहीं दायर होगा, कोई भी याचिका दायर नहीं होगी, जो सुनवाई चल रही है वो सुनवाई चलेगी। उसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब वर्शिप एक्ट बनाया गया तब इस बात को ध्यान में रखा गया था कि देश में दंगे ना हो, देश में अमन और शांति हो। खासकर संभल में एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे में ऑर्डर भी आ गया, सर्वे हो गया और फिर दूसरे दिन सर्वे हो गया, जहां दंगे हुए, 5 बेकसूर मुसलमानों की मौत हुई, 5 बेकसूर मुसलमानों की हत्या की गई। उन्होंने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ध्यान में रखकर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई सर्वे नहीं होगा, जब तक सुनवाई चलेगी तब तक कोई नया केस दायर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अच्छा दिया है और इस देश में अब दंगे नहीं होंगे और लोगों की जानें नहीं जाएंगी। तो जिस हिसाब से अभी तक आपने देखा कि बीजेपी की जो विंग्स हैं या आरएसएस की जो विंग हैं, वो कहीं ना कहीं हर एक रोज़ कोई ना कोई एक नया मंदिर अपने आप में ईजाद करवा देती हैं कि फ़लाँ मस्जिद के नीचे मंदिर है, फ़लाँ दरगाह के नीचे मंदिर है, फ़लाँ जगह मंदिर है। उसको लेकर के जो चीज़ें अभी तक चल रही थी उस पर शायद अब अंकुश लगेगा। लेकिन अब केंद्र सरकार से एक क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। केंद्र सरकार से कहा कि आप इसके बारे में कोई जवाब दीजिए। वहीं संभल में जो घटना हुई थी या फिर अभी अजमेर के बारे में उन्होंने बात की, अभी और कई केसेस चल रहे हैं, इन सब के बारे में अब वहाँ के जो वकील हैं उनको इस बारे में सही से जानकारी देनी होगी वहाँ की जनता को, और देश के जो लीडर्स हैं उनको या फिर आरएसएस को इस बारे में बोलना होगा अपने संगठन से कि आप जो हैं इन मामलों में इतना ज़्यादा उतावले ना हो, क्योंकि ये अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है। वहीं जब ये सारे सर्वे हो रहे थे, चाहे वो ज्ञान वापी का हो, चाहे वो और सर्वे हो,
उस वक्त भी असदुद्दीन ओवैसी ने या फिर और जो बड़े लीडर्स हैं उनको उनका ये कहना था कि 1991 जो एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। जी। क्यों? क्योंकि ये उसके खिलाफ हो रहा है। हर बार एक मंदिर कहीं ना कहीं आप देख लेते हैं, उससे फिर समाज में क्या बोलते हैं, भाईचारा खराब होता है। और जो संभल में हुआ वो तो एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ थी, क्योंकि 5 लोगों की वहाँ क्या बोलते हैं मौत हुई है। जी, जी। 5 लोगों का मर्डर किया गया एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे, जैसे विपक्ष प्रशासन का के द्वारा। कहना है प्रशासन के द्वारा। और इस पे अभी तक योगी आदित्यनाथ की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि भाई हम जो भी उपद्रवी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वहीं जब कोई क्या बोलते हैं वो निकलती है, रैली निकलती है, या कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पे भी पुलिस पे पत्थर फेंके जाते हैं, लाठीचार्ज होता है। और वहाँ पे अगर एक ख़ास समुदाय के लोग नहीं होते हैं तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल, आपने बात की यासिर की का जो सुप्रीम कोर्ट में कल जो सुनवाई हुई है, जो कार्रवाई चली है, उन्होंने उसमें कहा है कि जब तक इसमें सुनवाई नहीं हो जाती तब तक जो भी याचिका डाली जाएंगी उसका सर्वे नहीं होगा। हमने देखा है कि बुलडोज़र केस में भी ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक सुनवाई हो रही है तब तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन बाद में जो फैसला आया वो बहुत ही अच्छा आया, और जो कुछ समुदाय थे जिनके खिलाफ ये कार्रवाई चलती थी, जो बुलडोजर चलता था, उनको काफी राहत मिली थी इन सारी चीजों से। देखिए, बुलडोजर कार्रवाई हो या फिर और जो मुसलमानों के खिलाफ, जी, खासकर मुसलमानों के खिलाफ ही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे और क्या बोलते हैं, जो लोग सोचते हैं कि ये सरकार हमारे लिए है, तो कल ही एक रिपोर्ट आई थी, उसमें यह था कि सरकार किसी के लिए काम नहीं कर रही है, ये सरकार जो है सिर्फ देश के 2 लोगों के लिए काम कर रही है। जी। और वो 2 लोग कौन है ये सभी जानते हैं। और इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पे दिखाना चाह रहे हैं। वो दुनिया के जो भी टॉप लीडर्स हैं उनमें आना चाह रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं यहाँ से। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में आज जो है, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनके खिलाफ जो वो क्या बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव पारित हो रहा है, तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल करने वाली बात कही है कि भाई एक किसान का लड़का बच्चा यहाँ बैठा है इस कुर्सी पे, आप ये चाहते हैं, मतलब उन्होंने अपोजिशन पे बोला कि आप ये चाहते हैं किसान का लड़का यहाँ कैसे बैठ गया। वही किसान का लड़का जब नहीं बोल पा रहा था, जब आप के किसान मारे जा रहे थे वहाँ पे, अभी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है, उस वक्त आप उस वक्त भी तो आप किसान के बच्चे हैं। किसानों पर गाड़ियां चलाई गई, जो आरोपी था उसको बरी किया गया, तब आप नहीं बोले। और कुछ ही दिन पहले हमने यासिर देखा था कि उन्होंने एक कार्यक्रम में, राजस्थान में कार्यक्रम हुआ तो जगदीप धनखड़ ने बोला था, इन सारी चीज़ों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि किसान आखिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने जब संसद चली तो उन्होंने काफ़ी तारीफ की, जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी काफ़ी तारीफ करी और कहा था कि ये तो देश के लाडले हैं। तो कहीं ना कहीं वो शायद उन पर ऊपर से जो है प्रभाव डाला गया होगा, या जो भी होगा उन पर प्रेशर होगा, ताकि इसीलिए वो इन सारी चीज़ों को बोलते हैं। देखिए, अब वही मैं कह रहा था कि देश की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए जो सरकार है, जिसके क्या बोलते हैं नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं, वो अगर किसी को लगता है कि ये हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं तो वो बेवकूफ़ लोग हैं। उनको सिर्फ इन चीज़ों में उलझा करके वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो अपने कामों को इजी कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट में बाकायदा लिखा गया है कि जो भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं इस देश में, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, क्योंकि इनके अलावा और कोई लीडर है नहीं बीजेपी में। जो भी मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री, उनको भी अगर कोई बड़ा काम करना होता है तो दिल्ली में आकर के मिलना पड़ता है। जिस तरह से इस वक्त अभी आप देखिए महाराष्ट्र के बारे में चीज़ें चल रही हैं कि महाराष्ट्र में मंत्रालय जो है उसका विस्तार होना है, वहाँ कैबिनेट का विस्तार होना है, लेकिन उसकी वजह से चाहे मतलब क्या बोलते हैं वहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस हों या फिर महायुति के लीडर अजीत पवार हों, दिल्ली आना जाना उनका लग रहा है। तो इस वक्त बीजेपी में सिर्फ 2 ही लोग हैं, और इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं और इस देश के जो गृह मंत्री हैं, उनसे बड़े जो हैं वो इस वक्त देश के आरएसएस के संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत। तो वहाँ से चीज़ें सब डिसाइड होती हैं क्या होना है क्या नहीं होना। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित हुआ था कैबिनेट में, एक देश एक चुनाव को लेकर, हालांकि कैबिनेट से इसको मंजूरी भी मिल गई, तो इसी को लेकर एक देश एक चुनाव की दिशा में केंद्र सरकार ने अपने प्रमुख मुद्दे को लागू करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था को लेकर संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। हालांकि हमने देखा कि विपक्ष इन सारे मुद्दों को लेकर काफी मुखर है। उन्होंने इन सारे मुद्दों पर सहमति नहीं जताई है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि देश में जब एक देश और एक चुनाव होगा, जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, एक ही साथ इलेक्शन हो जाएंगे, तो इस पे संविधान पर खतरा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जितने भी विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उनका यही कहना है कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो देश में कुछ ना कुछ मतलब देखिए, डर सबसे बड़ा क्या है। अभी कल ही एक बीजेपी लीडर कल ही विपक्ष के लीडर ने कहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन से खतरा ये है कि जब बीजेपी अभी जिस तरह से ईवीएम में छेड़छाड़ करे, जो उन पे आरोप लगता रहता है, तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये हर जगह की ईवीएम पे छेड़छाड़ करेंगे और फिर यही सत्ता में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उसी में अब बात ये है कि ये कैसे पारित किया जाएगा, क्योंकि इसकी जो संख्या है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आप लोकसभा में पारित करवा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में आप फंसेंगे और इतनी आसानी से पारित हो नहीं सकता है ये। अब वही होता है कि एक लॉलीपॉप दे करके छोड़ देना होता है, उस पर आप लड़ते रहो, हम इधर और काम करते रहेंगे। ठीक है, अब बात ये है कि मतलब इसमें हम आपको बता दें, जो वहाँ का है, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं उच्च सदन, राज्यसभा का गेम भी केंद्र सरकार के लिए इसमें परेशानी खड़े कर सकते हैं। राज्यसभा में अभी 231 सांसद हैं, एनडीए के 113 हैं, 6 मनोनीत और 2 निर्दलीय सांसदों को मिलाकर कुल केंद्र सरकार के पास 121 सांसद है, जबकि 2/3 समर्थन के लिए 154 सदस्य साथ होने चाहिए। केंद्र सरकार के पास 33 वोट कम पड़ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि एक देश एक चुनाव सही मायने में अव्यवहारिक नहीं है, बल्कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, क्योंकि कभी कभी सरकारें अपनी समयावधि के बीच में भी अस्थिर हो जाती हैं। अब आप देखिए कि राज्यसभा में इनको 33 वोट और चाहिए होंगे। उन 33 वोटों के लिए अब ये क्या करेंगे? इतनी इजी नहीं, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि बहुत इजी है। अभी अगर हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा में उनके पास 270 सांसद हैं, जिन्होंने ना समर्थन किया और ना ही विरोध। उनके सांसदों की संख्या जोड़ दें तो यहाँ आंकड़ा 293 पहुँच रहा है, जिसमें टीडीपी भी शामिल है। वहीं अगर हम उसकी बात करें राज्यसभा की भी, तो राज्यसभा में 33 वोट कम पड़ेंगे इनको। तो वो 33 वोट कौन सी पार्टियाँ देंगी? वो 33 वोट अभी ये भी देखा जा रहा है कि वाईएसआर जो है या फिर और जो अभी सांसद हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ ऐसे सांसद हैं जिनका कार्यकाल 1 से 1.5 साल में ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से हम शिवसेना के सांसदों को देखो, उनका भी कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, और अब वहाँ से कितने सांसद आएंगे ये देखना बाकी है, कौन कौन आएगा। लेकिन अब इसको एक वो कर दिया, जिस तरह से हमने देखा था कि जो क्या बोलते हैं महिलाओं का आरक्षण था, वो भी उन्होंने पारित कर दिया था, लेकिन वो लागू कब होगा? वो लागू 29 में होगा। तो ये इन चीज़ों पे जब बात होती है, और आपने भी ये भी देखा होगा कि जब ये पेश किया गया था बिल, उनको दिया गया था राष्ट्रपति को, तो भी अपोजिशन ने आवाज़ उठाई थी। अपोजिशन का कहना था कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा पन्नों पे कैसे आप वो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और उसके बाद अब वही बात होती है कि हमेशा से एक सांसद हैं शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, उन्होंने ये हमेशा कहा है कि ये जो है ये सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री की जिद है, ये कोई विधेयक नहीं है। वो जिद के चक्कर में से पारित करना चाह रहे हैं कि हमने जो सोचा है वो काम हो जाए सारे, और अगर वो काम नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक वो होगा कि यार हमने सोचा था ये नहीं हो रहा, हम देश के प्रधानमंत्री हैं। तो 2029 या 2034 से सक्रिय होगा। और फिर इसमें पहले बीच में भी कुछ गड़बड़ हुई थी कि अगर क्या बोलते हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे कि नहीं होंगे। फिर ये था कि इसमें जो निकाय चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव भी कई होते हैं ना जी, उनको करने के लिए तो इस पे फिर गड़बड़ हुई थी। फिर उसके बाद फिर एक वो निकाला गया था कि पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव, उसके बाद दूसरे चरण में जो है जितने भी निकाय चुनाव होते हैं, चाहे वो प्रधानी हो, चाहे वो मेंबरी हो, चाहे वो जो भी हो, इन तरह के सारे चुनाव होंगे।
जी जी। हमने कहा कि आज प्रियंका गांधी संसद में बात करेंगी और कई सारे मुद्दे उठाएंगी जो विपक्ष के जो अहम मुद्दे हैं, ज़रूरी मुद्दे हैं। तो बता दें कि लोकसभा में संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 साल आज पूरे हो चुके हैं और इसी को लेकर आज 2 दिन तक के लिए लोकसभा चलेगी और उसमें कई सारे नेता अपने अपने मुद्दे उठाएंगे और कहा जा रहा है कि आज प्रियंका गांधी संसद में पहली बार बोलेंगी और उनके साथ उनके भाई भी मौजूद रहेंगे और कहा जा रहा है कि वो कई सारे मुद्दों पर बात कर सकती हैं। देखिए, जिस तरह से संसद का सत्र शुरू हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ता रहा, लेकिन ये 2 दिन जो है संविधान पे इस पर बहस होनी है और इसमें कई मुद्दों को भी उठाया जाएगा। और इसी के साथ राज्यसभा में जो है क्या बोलता है, विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा के सभापति ने अभी बोला कि मतलब कांग्रेस को, कि कांग्रेस नहीं चाहती, मतलब आप लोग नहीं चाहते हैं कि एक किसान का बच्चा यहाँ कैसे बैठ गया। तो इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला है कि अगर आप किसान के बच्चे हैं तो हम भी मजदूर के बच्चे हैं और हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम वो करने आते हैं, बहस करने आते हैं, यहाँ पे हम अपने मुद्दों को उठाने आते हैं। लेकिन आप बीजेपी वालों को ज़्यादा टाइम देते हैं और हम लोगों को कम टाइम देते हैं। तो हम यहाँ पे आपकी तारीफ करने नहीं आए, हम यहाँ पे अपने मुद्दे उठाने के लिए आए हैं। जी जी। और जिस तरह से जगदीप धनखड़ साहब के बारे में बात की जाती है, जगदीप धनखड़ साहब ने पहले भी एक बार जब उनकी मिमिक्री की जा रही थी तो भी उन्होंने कहा था कि हम किसान के बच्चे, हमारी मिमिक्री की जा रही है वो। लेकिन वही जब देश के किसान, अभी जिस तरह हमने बोला कि देश के किसान जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उन पे गाड़ियां चढ़ाई जा रही होती हैं, उन पे गोलियां चलाई जा रही होती हैं, उन पे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे होते हैं, उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा होता है, उनको ना आने के लिए रोड पे कीलें ठोकी जा रही होती हैं, उस वक्त ये जो है हमारे वीपी साहब जगदीप वो साहब वो नहीं बोलते हैं उस वक्त कुछ, उस वक्त कुछ नहीं बोलेंगे। जब देश की महिलाएं जो कि पहलवान है वो जब प्रोटेस्ट कर रही होती तब जगदीप धनखड़ साहब कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन आज जब अपनी पे बात आती है तब उन्होंने बोला है कि आप नहीं चाहते हैं कि देश कोई क्या बोलते किसान का बेटा वहां बैठे, या आज से पहले कभी किसान का बेटा वहां नहीं बैठा है क्या? ये सारे राजा महाराजाओं के बेटे वहां पे बैठे हैं क्या? तो इस पे अभी चर्चा हो रही। लेकिन वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार बम से उड़ाने की स्कूल को धमकी मिली है। अब आप देखिए, दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, वो क्या बोलते हैं, होम मिनिस्टर देख रहे हैं उसको। लेकिन एक हफ्ते में 2 बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। और उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। आज इन स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी मिली, उनमें दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, सलमान पब्लिक स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल का नाम शामिल है। उस स्कूलों को धमकी मिलने का मामला सामने आते ही सबसे पहले स्कूल प्रबंधनों ने बच्चों को घर भेज दिया। साथ ही दिल्ली पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें वहाँ पे पहुँच गई हैं, कई गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई हैं। लेकिन आप ये देखिए कि एक स्कूल जो है उनमें इतनी जल्दी जल्दी बम की धमकियां मिल रही हैं और वो लोग पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। मतलब हमारी जो इंटेलिजेंसी है उस पर आपको कितना भरोसा है? लेकिन उसके बावजूद एक हफ्ते में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। और उनका कहना भी सही है कि अगर इस तरह ही चलता रहा कि हर दूसरे दिन हफ्ते में 2 बार स्कूल से बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं उनको धमकियां मिलेंगी, मतलब स्कूल को धमकियां मिलेंगी, तो बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे फिर? एक तो दिल्ली में ऐसे ही ठंड इतनी ज़्यादा है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, बच्चे किसी तरह स्कूल जा रहे हैं लेकिन फिर वो वापस आ रहे हैं। तो ये इस पे भी केंद्र सरकार को या गृह मंत्री को एक बार बात करनी चाहिए। और आप देखिए किस तरह से फ्लाइट्स में धमकियां मिलती हैं, स्कूलों को धमकियां मिलती हैं, इन पे क्या बोलेंगे? मतलब इन पे अभी तक कोई बयान सामने आया नहीं है। बिल्कुल, आपने बात की यासिर की, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि किसान का बेटा यहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ है तो इन्हें कांग्रेस वालों को दिक्कत हो रही है। लेकिन वहीं पर किसान जो इतनी ठंडी में दिल्ली में बॉर्डर पर डटे हुए हैं तो इनको दया नहीं आती है। आप इनके हक में बात नहीं करते हैं, जब इनके हित में बात करने की बात आती है तो आप कहीं ना कहीं मुद्दे को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। आप विपक्ष पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हमारी मिमिक्री करते हैं, ये सदन नहीं चलने देते। लेकिन जो विपक्ष है वो तो ज़रूरी मुद्दे उठाएगा ही ना। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना है। विपक्ष का काम ये होता है कि जो भी इस वक्त देश में हो रहा है, चाहे वो छोटी से छोटी घटना हो या बड़ी से बड़ी घटना हो, उस पर बात करना। लेकिन जब से सदन शुरू हुआ है, पहले कांग्रेस पार्टी ने अडानी मुद्दे पे उनको घेरने की कोशिश की, उसके बाद फिर बीजेपी लेकर के आगे जॉर्ज सोरस वाला मामला। अब बात ये शुरू होती है कि अडानी वाले मामले में
अभी तक चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, ठीक है, चीज़ें सामने आ चुकी है, लेकिन जॉर्ज सोरोस वाला मामला अभी कहीं से भी सामने नहीं आया। सिर्फ एक स्टेटमेंट आया था, उसके बिना पे आप किस तरह से कर सकते हैं। और जॉर्ज सोरोस ने ये बोला था एक बार कि देश के जो यहाँ के जो हमारे जो हैं प्रधानमंत्री, वो जो हैं देश में ऐसी चीज़ें पैदा कर सकते हैं जिससे देश में कुछ गड़बड़ियाँ पैदा हों। उसको लेकर के अब वो सोनिया गांधी जी का रिश्ता है और ये जो है क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के जो दो मतलब कुछ लीडर्स हैं, चाहे वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हो, ये लोग देशद्रोही हैं। इन तरह की चीज़ों को मतलब क्या बोलते हैं, खासकर बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है। और उसके बाद फिर और जब बात आती है प्रधानमंत्री की, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोला जा रहा है जो कि बहुत ज़मीनी लेवल से उठ के आए हुए। जी हम बात करेंगे यासिर की, जो कल केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने बाकायदा एक तरफ जॉर्ज सोरेस और एक तरफ सोनिया गांधी का फोटो लगाकर उस पर एक कोट लिखा हुआ था कि जॉर्ज सोरेस से तेरा क्या रिश्ता। जहां भाजपा एक तरफ बात करती है महिला सम्मान की, वहीं पर भाजपा के जो नेता हैं वो महिलाओं के प्रति इतने गंदे विचार रखते हैं कि उनके बारे में एक जो केंद्रीय मंत्री हैं उन पर ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरीके की बात करते हैं एक महिला के बारे में। बिल्कुल, ये मेंटलिटी तो है ही है और इसी मेंटलिटी के तहत वो लोग सदन में आते हैं और जिस तरह से वो अपोजिशन को लेकर के बात करते हैं, खासकर कांग्रेस को लेकर के, कि कांग्रेस पार्टी, जिस तरह अभी हमने बोला कि उन्होंने बोला ये देशद्रोही लोग हैं जी। और जिस तरह से आज भी जब कार्रवाई शुरू हुई है तो मणिकम टैगोर ने बोला है कि निशिकांत दुबे ने एक टिप्पणी की थी, उसको पहले हटाया जाए, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के लिए टिप्पणी ज़्यादा करते हैं। और ये जो है क्या बोलते हैं निशिकांत दुबे, आपको ये हर जब भी कोई क्या बोलते हैं काम की बात संसद में हो रही होती तो ये खड़े होकर के कुछ ऐसी बात ज़रूर कर देंगे जिसके बाद वहाँ पे हंगामा हो जाए। बिल्कुल, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए बेसिकली खड़े होते हैं। जी। लेकिन हमने इस वक्त देखा है, बात जो चर्चा सामने आ रही है कि इस वक्त जो इंडिया गठबंधन है उसमें दरार पड़ते हुए नजर आ रही है। राहुल गांधी और जो सपा के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके बीच कहीं ना कहीं तनातनी देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा था, जो आजम खान है उन्होंने चिट्ठी लिखकर बाकायदा जेल से भेजी थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जो संभल में पीड़ित हैं या बाकी जगह जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं यूपी में, वहां पर क्यों नहीं जाते, जबकि राहुल गांधी मुसलमानों से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो दोहरा रुख अपना रहे हैं और कई सारे मुद्दों पर हमने देखा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के विचार मिलते हुए नहीं दिखते। बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला है कि समाजवादी पार्टी को डर है कि कहीं आज़म खान कांग्रेस से आज़ाद समाज चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने लेटर लिखा था उस लेटर में उन्होंने कई सारी बातें की थी। लेकिन अभी जिस तरह से राहुल गांधी संभल गए, उनको नहीं जाने दिया गया, फिर कल वो हाथरस गए, वहाँ पे जा कर के मिल कर के आए, तो इससे कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि शायद हमारी ज़मीन यहाँ पे कमज़ोर पड़ रही है। जी। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।